नमस्कार साथियों, चैनल हिंदी विषय एवं साहित्य में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपने इस चैनल पर तैयारी करते हैं हम हिंदी प्रतियोगी परीक्षाओं की, और उसी क्रम में सर्वाधिक अनिवार्य टॉपिक हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक हम पढ़ रहे हैं, जिसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यदि आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो पूर्व के सभी वीडियो प्लेलिस्ट में क्रमबद्ध रूप से लगे हुए हैं, आपको वहां से मिल जाएंगे, आप वहां से पढ़ सकते हैं। आधुनिक काल के अंतर्गत शुक्ल जी ने 3 भाग किए हैं: प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान, तृतीय उत्थान। प्रथम उत्थान हम पढ़ चुके हैं। द्वितीय उत्थान के अंतर्गत समस्त गद्य विधाओं का जो प्रारंभिक रूप है उसमें अनुदित और मौलिक कौन से हैं, इस संबंध में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। कल की कक्षा में हमने नाटक के विषय में जानकारी प्राप्त करी कि शुरुआत में जो नाटक लिखे गए उसमें से कितने नाटक अनुवादित थे और कितने मौलिक नाटक लिखे गए, और जो मौलिक नाटक लिखे गए उनकी विषय वस्तु क्या थी, वो किस प्रकार के थे। ये समस्त जानकारी कल तक की कक्षा में हमने प्राप्त करी। आज की कक्षा में हम उपन्यास, निबंध, कहानी आदि गद्य विधाओं के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे कि किस प्रकार इनका प्रारंभिक रूप था, कौन कौन सी अनुदित हैं, कौन सी मौलिक रचनाएं रहीं, और सर्वाधिक कौन सी गद्य विधा का जोर रहा, या सर्वाधिक किस गद्य विधा पर की प्रवृत्ति अधिक रही। जैसे कि उपन्यास उस समय बहुत ज्यादा लिखे गए थे। शुरुआत करेंगे कक्षा की उपन्यास से, और उसके बाद अन्य गद्य विधाओं का क्रमबद्ध रूप से हम अध्ययन करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कल की कक्षा में कि प्रारंभिक अर्थात बाल रूप में हिंदी गद्य कैसा था, इसको भारतेंदु मंडल के कवियों द्वारा हमने जाना। उसके बाद किशोरावस्था की बात करें तो ये लगभग ये जो आपका द्वितीय उत्थान है, इसका प्रारंभिक काल हम देख सकते हैं। द्वितीय उत्थान की समाप्ति तक यह अपनी युवा अवस्था को प्राप्त करते हुए, उसके बाद जो तृतीय उत्थान है उसमें गद्य विधाएं अपने प्रौढ़तम रूप में पहुंची, जहाँ की शुक्ल युग, प्रेमचंद युग, जयशंकर प्रसाद वगैरह अन्य महत्वपूर्ण जब कवि हुए जिन्होंने प्रौढ़तापूर्ण रचनाएं करी, तब जाके तृतीय उत्थान को हम पढ़ेंगे शुक्ल जी की पुस्तक के माध्यम से। बाकी अन्य पुस्तकों में इसे भारतेंदु काल, द्विवेदी काल, प्रगति, प्रयोग और छायावादी काल के नाम से जाना जाता है। लेकिन शुक्ल ने केवल 3 भाग करे हैं अपनी पुस्तक में। समय सीमा भी परीक्षाओं में पूछी जाती है कि प्रथम उत्थान की समय सीमा शुक्ल ने क्या मानी है, द्वितीय उत्थान की समय सीमा क्या मानी है, और तृतीय उत्थान की समय सीमा क्या मानी है। ये सारी चीजें भी आपको परीक्षा उपयोगी दृष्टि से याद कर लेनी चाहिए। इस द्वितीय उत्थान में आगे शुक्ल जी लिखते हैं, शुक्ल जी लिखते हैं कि द्वितीय उत्थान में आलस जैसा त्याग। द्वितीय उत्थान के अंतर्गत क्या होता है, शुक्ल जी कहते हैं कि इस द्वितीय उत्थान में आलस्य का जैसा त्याग उपन्यासकारों में देखा गया, वैसा और किसी वर्ग के हिंदी लेखकों में नहीं। अर्थात इस युग में सर्वाधिक उपन्यास लिखे गए, अनुवाद भी खूब हुए, और मौलिक उपन्यास भी कुछ दिनों तक धड़ाधड़ निकले। किस प्रकार के, यह आगे प्रकट किया जाएगा। पहले अनुवादों की बात खत्म कर देनी चाहिए, यानी उपन्यास कैसे लिखे गए इस पे चर्चा बाद में करेंगे। पहले अनुवाद का अनुवादित उपन्यास कौन कौन से हैं उसके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे, क्योंकि वो तो किसी और भाषा में लिखे हुए थे, उनका सिर्फ अनुवाद हुआ, तो उससे हमें किसी लेखक या उपन्यासों की विषय शैली नहीं पता लग सकती। अब अनुवाद के अंतर्गत संवत 1951 तक बाबू रामकृष्ण वर्मा उर्दू और अंग्रेजी के भी कुछ अनुवाद कर चुके थे, जैसे ठग वृतांतमाला संवत 1946, पुलिस वृतांतमाला 1947, अकबर 1948, अमला वृतांतमाला 1951, चित्तौर चातकी का बंग भाषा से अनुवाद उन्होंने संवत 1952 में किया। यह पुस्तक चित्तौर के राजवंश की मर्यादा के विरुद्ध समझी गई, और इसके विरोध में यहाँ तक आंदोलन हुआ कि सब कॉपियां गंगा में फेंक दी गई। फिर बाबू कार्तिक प्रसाद खत्री ने इला और प्रमिला का अनुवाद किया। जया और मधुमालती के अनुवाद 2-1 वर्ष पीछे निकले। भारतेंदु प्रवर्तित प्रथम उत्थान के अनुवादकों में भारतेंदु काल की हिंदी की विशेषता बनी रही। उपयुक्त तीनों लेखकों की भाषा बहुत ही साधु और संयत रही, यद्यपि उसमें चटपटापन न था, पर हिंदीपन पूरा पूरा था। फारसी अरबी के शब्द बहुत ही कम दिखाई देते हैं। साथ ही संस्कृत के शब्द भी ऐसे आए हैं जो हिंदी के परंपरागत रूप में किसी प्रकार का असामंजस्य नहीं उत्पन्न करते। सारांश यह है कि उन्होंने सूरता, चपलता, लघुता, मूर्खता, सहायता, दीर्घता, मृदुता ऐसी संस्कृत का सहारा लिया है। शौर्य, चापल्य, लाघव, मौखर्य, सहाय, दैर्घ्य और मार्दव ऐसी संस्कृत का नहीं, अर्थात संस्कृत के सरल रूप का सहारा उन्होंने लिया है, जो आसानी से समझ में आ जाए।
द्वितीय उत्थान के आरंभ में हमें बापू गोपाल राम गहमर बंग भाषा के गृहस्थ उपन्यासों के अनुवाद में तत्पर मिलते हैं। उनके कुछ उपन्यास तो इस उत्थान संवत 1957 के पूर्व लिखे गए, जैसे चतुर चंचला, भानुमति, नए बाबू, और बहुत से इसके आरंभ में, जैसा बड़ा भाई, देवरानी जेठानी, दो बहन, तीन पोतहू और सास पोतहू। भाषा उनकी चटपटी और वक्रतापूर्ण है। ये गुण लाने के लिए कहीं कहीं उन्होंने पूर्वी शब्दों और मुहावरों का भी बेधड़क प्रयोग किया है। उनके लिखने का ढंग बहुत ही मनोरंजक है। इस काल के आरंभ में गाजीपुर के मुंशी उदित नारायण लाल ने के भी कुछ अनुवाद निकले, जिनमें मुख्य दीप निर्माण नामक ऐतिहासिक उपन्यास है। इसमें पृथ्वीराज के समय का चित्र है। इस उत्थान के भीतर, अब देखिए मैं आपको अनुवाद बता रही हूँ, तो इसमें समझाने जैसी चीज कुछ है नहीं, क्योंकि जैसा लिखा गया उसका वैसा की वैसा अनुवाद हुआ है। इस उत्थान के भीतर बंकिम चंद्र, रमेश चंद्र दत्त, हारण चंद्र रक्षित, चंडी चरण सेन, शरत बाबू, चारू चंद्र इत्यादि बंग भाषा के प्राय सब प्रसिद्ध उपन्यासकारों की बहुत सी पुस्तकों के अनुवाद तो हो ही गए। रविंद्र बाबू के आंखों की किरकिरी आदि कई उपन्यास हिंदी रूप में दिखाई पड़े, जिसके प्रभाव से इस उत्थान के अंत में आविर्भूत होने वाले हिंदी के मौलिक उपन्यासकारों का आदर्श बहुत कुछ ऊंचा हुआ। जब बड़े बड़े विद्वानों की आप प्रतिक्रिया या कहें नकल ना सही, मतलब उनकी थोड़ा बहुत अनुसरण करते हैं, तो आप में भी उद्दात की भावना आ ही जाती है। इस अनुवाद विधान में योग देने वालों में पंडित ईश्वर प्रसाद शर्मा और पंडित रूप नारायण पांडे विशेष उल्लेखनीय है। बंग भाषा के अतिरिक्त उर्दू, मराठी और गुजराती के भी कुछ उपन्यासों के अनुवाद हिंदी में हुए, पर बंगला की अपेक्षा बहुत कम। काशी के बाबू गंगा प्रसाद गुप्त ने पूना में हलचल आदि कई उपन्यास उर्दू से अनुवाद करके निकाले। मराठी से अनुदित उपन्यासों में बाबू रामचंद्र वर्मा का छत्रसाल बहुत उत्कृष्ट है। बांग्ला से तो बहुत हुए, पर मराठी से ये अलग हुआ, एक ही है, मतलब एक ही से मतलब कम ही हुए हैं, तो इसको थोड़ा आप ध्यान दें। अंग्रेजी के 2-4 उपन्यासों के अनुवाद देखने में आए, जैसे रेनल्ड्स कृत लैला और लंदन रहस्य। अंग्रेजी के प्रसिद्ध उपन्यास टॉम काका की कुटिया का भी अनुवाद हुआ। अनुवादों की चर्चा यहीं समाप्त कर अब हम मौलिक उपन्यासों को लेते हैं। पहले मौलिक उपन्यास लेखक जिनके उपन्यासों की सर्वसाधारण में धूम हुई, काशी के बाबू देवकीनंदन खत्री थे। द्वितीय उत्थान के पहले ही नरेंद्र मोहिनी, कुसुम कुमारी, वीरेंद्र वीर आदि कई उपन्यास लिख चुके थे। कुसुम कुमारी भी बहुत फेमस था इसके ना। उक्त काल के आरंभ में तो चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति नामक इनके अय्यारी के उपन्यासों की चर्चा चारों ओर इतनी फैली कि जो लोग हिंदी की किताबें नहीं पढ़ते थे, वे भी इन नामों से परिचित हो गए। यहाँ पर यह कह देना आवश्यक है कि इन उपन्यासों का लक्ष्य केवल घटना वैचित्र्य, रस संचार, भाव विभूति या चरित्र चित्रण नहीं, ये वास्तव में घटना प्रधान कथानक या किस्से हैं, जिनमें जीवन के विविध पक्षों के चित्रण का कोई प्रयत्न नहीं। इससे ये साहित्य की कोटि में नहीं आते। जो चीज जनता से जुड़ी नहीं है, लोग का कल्याण नहीं करती, लोग का मंगल नहीं करती, समाज से जिसका कोई लेना देना नहीं है, भावों से, मानसिक उससे लेना देना नहीं है, किसी व्यापार या कार्य से लेना देना नहीं, केवल घटनाओं का जिक्र है, ऐसे साहित्य को शुक्ल जी साहित्य कोटि में नहीं मानते। पर हिंदी साहित्य के इतिहास में बाबू देवकीनंदन का स्मरण इस बात के लिए सदा बना रहेगा कि जितने पाठक उन्होंने उत्पन्न किए, उतने और किसी ग्रंथकार ने नहीं। चंद्रकांता पढ़ने के लिए न जाने कितने उर्दूजीवी लोगों ने हिंदी सीखी। चंद्रकांता पढ़ चुकने पर वे चंद्रकांता की किस्म की कोई किताब ढूंढने में परेशान रहते थे। शुरू में चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति पढ़कर न जाने कितने नवियों को हिंदी के लेखक हो गए। चंद्रकांता पढ़कर वे हिंदी की और इस प्रकार साहित्यिक पुस्तकें भी पढ़ चले और अभ्यास हो जाने पर कुछ लिखने भी लगे। बाबू देवकीनंदन के प्रभाव से तिलिस्म और अय्यारी के उपन्यासों की हिंदी में बहुत दिनों तक भरमार रही और शायद अभी तक ये शौक बिल्कुल ठंडा नहीं हुआ है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि रेलवे स्टेशन पे छोटे छोटे से वो गुटके टाइप बुक्स होती है ना, वो बहुत इसी तरीके की होती है, रहस्यात्मक सी है ना, सस्पेंस थ्रिलर टाइप, किसकी हत्या हुई, उसकी लाश कहाँ गई, ये वो, किसने किसका खून किया, इस तरीके की है ना। बाबू देवकीनंदन खत्री तिलस्मी रास्ते पर चलने वालों में बाबू हरिकृष्ण जौहर विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। बाबू देवकीनंदन के संबंध में इतना और कह देना जरूरी है कि उन्होंने ऐसी भाषा का व्यवहार किया है जिसे थोड़ी हिंदू और थोड़ी उर्दू पढ़े लोग भी समझ लें। कुछ लोगों को ये समझना चाहिए कि उन्होंने राजा शिव प्रसाद वाली उस पिछली आम फॉर्म भाषा का बिल्कुल अनुसरण किया जो एकदम उर्दू की ओर झुक गई थी। ठीक नहीं, कहना चाहे तो कह सकते हैं कि उन्होंने साहित्यिक हिंदी ना लिखकर हिंदुस्तानी लिखी, जो केवल इसी प्रकार की हल्की रचनाओं में काम दे सकती है। तो चंद्रकांता को कैसी मान रहे हैं शुक्ल जी?
हल्की रचना है ना, थोड़ा सा शब्दों पे आप ध्यान दीजिएगा। लोक मंगल का उन्होंने रामचरितमानस को तुलसीदास को इतना महत्व क्यों दिया है? लोक मंगल के कारण है ना, समाज के लिए बहुत उपयोगी है। रामचरितमानस से बहुत कुछ सीखा जा सकता है, बट इन रचनाओं से समाज क्या सीखेगा? तो इसलिए घटना प्रधान, इसलिए हल्की रचनाओं में काम आ सकती है जिसमें उर्दू के शब्द है ना। साहित्यिक रचनाओं में उर्दू के शब्द कम होने चाहिए, ऐसा शुक्ल जी का मानना है ना। जितना हम अभी तक पढ़े हैं उसके हिसाब से तो ये कह सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा पढ़ लिया, अब 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं, थोड़ा सा कुछ बातें। देखिए, कल मैंने ऐसे ही कह दिया था रिंकू जी से। रिंकू रानी जी नियमित तौर पर मेरे वीडियोस देखती हैं ना, जीनत अली भी देखती हैं, और भी लोग हैं जो देखते हैं, लेकिन जो सबसे पहले देखते हैं, प्रतिदिन कमेंट करते हैं, उनके नाम याद हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सब लोग कमेंट्स करते हो तो उतना ही अच्छा लगता है और उतने ही सब प्रिय होते हैं, लेकिन जो प्रतिदिन कमेंट करता है, देखिए उसका नाम याद हो ही जाता है। देखिए रिंकू, आपने मेरे बारे में कोई गलत बात नहीं की है ना, और परेशान भी आप बिल्कुल मत हो, मैं बस एक छोटा सा मजाक आपसे कर रही थी। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आपने नेट जेआरएफ क्लियर किया था तो आपने मैसेज किया था, उसके थोड़ी देर बाद आपने मैसेज किया था कि मैं सिर्फ आपके वीडियोस देखती हूँ, इसके अलावा किसी के वीडियोस नहीं देखती। तो मैंने आपको समझाया था कि आप सबके वीडियोस देखिए, ठीक है। आपको अगर मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो ये मेरे लिए बहुत ही मतलब आदर वाला भाव है, मतलब अच्छी बात है मेरे लिए। मैं बहुत खुश हुई ये जान के कि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है। लेकिन आपने ये, और मैंने आपको कहा भी था कि देखिए, हम कोई चीज़ ढूंढ रहे हैं तो बहुत सारे टीचर्स के वीडियो देखते हैं, मैं कोई नहीं होती भाई, और मैं इतनी बड़ी भी नहीं हूँ कि मैं आपसे ये कहूँ, कोई बहुत बड़ी हस्ती नहीं हूँ कि नहीं मेरे अलावा आप किसी के मत देखिए, मेरे जैसा तो कोई पढ़ा नहीं सकता, ये है वो है, ऐसा मैं नहीं कहती। आप लोग कमेंट करके खुद ही कहते रहते हो कि मैम एक बार आपका वीडियो देखने के बाद उस टॉपिक को दूसरी जगह समझने की ज़रूरत नहीं रहती, ऐसा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखते हो, ठीक है। अब वो जो मैंने कही थी ना, वो इसलिए कही थी क्योंकि है ना, मतलब जैसे आप डेली कमेंट्स करते हो तो बहुत से वीडियो तो और लोग भी देखते हैं ना। व्यूज़ तो आपने देखे होंगे कि व्यूज़ तो बहुत सारे होते हैं, कमेंट बहुत कम होते हैं। आप डेली कमेंट करती हो, बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं, तो हो सकता है आपने किसी और चैनल पे भी ऐसे ही कमेंट करे होंगे और आप किसी और चैनल पे भी देखते हो। तो वो थोड़ा सा मुझे किसी ने बताया तो मुझे इस बात पे हंसी आई, क्योंकि मैं तो आपसे पहले भी कह रही थी भाई आप सबके वीडियोस देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने ऐसा कहा कि नहीं मैं आपके अलावा किसी के देखती नहीं हूँ। तो ये बात आपकी गलत है। बहुत से चैनल हैं जिनसे आप जुड़े हुए हो, और ये मतलब कोई बुराई वाली बात नहीं है। मैंने सिर्फ इसलिए कहा था कि आपने ना थोड़ा सा मतलब झूठ तो क्या बोले उसको, मतलब आपने कह दिया भावनाओं में आकर के भाई ठीक है मैं आपके अलावा नहीं देखती, लेकिन ये सच नहीं है ना। ये आप भी जानते हो, बहुत सारे चैनल हैं जहाँ आप देखते हो, जहाँ कमेंट करते हो, और सभी बहुत अच्छे हैं, ठीक है। देखिए मैं तो एक सामान्य सी गृहिणी हूँ, बहुत सी अन्य बहनें हैं जो बड़े बड़े संस्थानों में पढ़ा रही हैं, बहुत अनुभवी हैं वो, उनका ज्ञान भी बहुत ज़्यादा है, तो आपको अवश्य उस ज्ञान का उपयोग करना चाहिए, है ना। और आप लोग मुझे जो आदर देते हो, स्नेह देते हो, मेरे लिए इतना भी बहुत है ना। आप लोग मेरे कहे बिना अगर अपने मित्रों को मेरे चैनल से जोड़ते हो, उन्हें बता रहे हो, अपनी क्लास के जो अन्य विद्यार्थी हैं उनको मेरे चैनल के बारे में बता रहे हो, तो वो सच्चे अर्थों में मतलब मेरी सहायता करना ही मैं उसको कहूँगी। जैसा कि है, अब इस छोटे से गांव में रहकर जितना मुझसे बन पड़ता है मैं उतना कर रही हूँ। आगे तो फिर आप लोग ही इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी लोग मेरे लिए कर रहे हैं और जो बता के कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, तो उनको मैं धन्यवाद बोल सकती हूँ। लेकिन जो नहीं भी बता के कर रहे उन सब के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो मेरे वीडियोज़ को शेयर कर रहे हैं। बस मैं इतना सही कह रही थी, और इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। आप मुझे गलत नहीं कह रही, न मैं आपको गलत कह रही, ठीक है। तो इसको ज़्यादा दिल से ना लगाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत सारी बातें हो गई। उपन्यासों का ढेर लगा देने वाले दूसरे मौलिक उपन्यासकार पंडित किशोरीलाल गोस्वामी, जन्म 1922, मृत्यु 1989 है, जिनकी रचनाएं साहित्य कोटि में आती हैं। इनके उपन्यासों में समाज के कुछ सजीव चित्र, वासनाओं के रूप रंग, चित्ताकर्षक वर्णन और थोड़ा बहुत चरित्र चित्रण भी अवश्य पाया जाता है। गोस्वामी जी संस्कृत के अच्छे जानकार, साहित्य के मर्मज्ञ और हिंदी के पुराने कवि और लेखक थे। संवत 1955 में उन्होंने उपन्यास मासिक पत्र निकाला और द्वितीयोत्थान काल के भीतर 65 छोटे बड़े उपन्यास लिखकर प्रकाशित किए। अतः साहित्य की दृष्टि से उन्हें हिंदी का पहला उपन्यासकार कहना चाहिए। तो हिंदी का पहला उपन्यासकार किसको माना है शुक्ल जी ने, पूछा जा सकता है पंडित किशोरीलाल गोस्वामी को, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप देख लेंगे। और
पहला उपन्यास किसको माना है? परीक्षा गुरु को। इस द्वितीय उत्थान काल के भीतर उपन्यासकार इन्हीं को कह सकते हैं। और लोगों ने भी मौलिक उपन्यास लिखे, पर वास्तव में वे उपन्यासकार न थे, और चीजें लिखते लिखते वे उपन्यास की ओर भी जा पड़े थे। पर गोस्वामी जी वहीं घर करके बैठ गए, यानी वो तो सब गद्य विधाओं में हाथ आजमा रहे थे, तो एक आध अच्छा उपन्यास भी लिख गया। लेकिन किशोरीलाल गोस्वामी जी उपन्यासकार ही थे, कथाकार ही थे। एक क्षेत्र उन्होंने अपने लिए चुन लिया और उसी में रह गए। और दूसरी बात है कि उनके बहुत से उपन्यासों का प्रभाव नवयुवकों पर बुरा पड़ सकता है। उनमें उच्च वासनाएं व्यक्त करने वाले दृश्यों की अपेक्षा निम्न कोटि की वासनाएं प्रकाशित करने वाले दृश्य अधिक भी हैं और चटकीले भी। इस बात की शिकायत चपला के संबंध में अधिक हुई थी, है ना। कुछ वर्णन में हल्की सी अश्लीलता है। कौन सा उनका उपन्यास है? चपला, किशोरीलाल गोस्वामी का। तो इसकी उस समय चर्चा रही होगी, क्योंकि उस समय बहुत सारे साहित्यिक मंचों से इस तरीके की सभाएं आयोजित होती रहती थी, तो प्रत्येक रचना पर उस समय विवाद और संवाद होता रहता था। एक और बात जरा सी खटकती है, वह भाषा के साथ मजाक। कुछ दिन पीछे उन्हें उर्दू लिखने का शौक हुआ। उर्दू भी ऐसी वैसी नहीं, उर्दू मुल्ला। इस शौक के कुछ आगे पीछे उन्होंने राजश्री प्रसाद का जीवन चरित्र लिखा, जो सरस्वती के आरंभ के 3 अंकों में निकला। उर्दू जवान और शेर सखुन की बेढंगी नकल ने, जो असल में कभी कभी अलग हो जाती है, उनके बहुत से उपन्यासों का साहित्यिक गौरव घटा दिया। गलत या गलत मानी में लाए हुए शब्द भाषा को शिष्टता के दर्जे से गिरा देते। खैरियत यह हुई कि अपने सब उपन्यासों को आपने यह मंगनी का लिबास नहीं पहनाया। मल्लिका देवी या बंग सरोजनी में संस्कृत प्राय समास बहुला भाषा काम में लाई गई है। इन दोनों प्रकार की लिखावटों को देखकर कोई विदेशी सकपकाकर पूछ सकता है कि क्या दोनों हिंदी हैं? हम यह भी कह सकते हैं, वह भी कह सकते हैं। इस हौसले ने जैसे बहुत से लेखकों को किसी एक विषय पर पूर्ण अधिकार के साथ जमने ना दिया, वैसे ही कुछ लोगों को भाषा को भी बहुत डामाडोल रखा, कोई एक टेढ़ा सीधा रास्ता पकड़ने न दिया। गोस्वामी जी के ऐतिहासिक उपन्यासों से भिन्न भिन्न समयों की सामाजिक और राजनीतिक अवस्था का अध्ययन और संस्कृत के स्वरूप का अनुसंधान नहीं सूचित होता। कहीं कहीं तो काल दोष तुरंत ध्यान में आ जाते हैं, जैसे या वहां जहां अकबर के सामने हुक्के या पेचवान रखे जाने की बात कही गई है। पंडित किशोरी लाल गोस्वामी के कुछ उपन्यासों के नाम ये: तारा, चपला, तरुण, तपस्विनी, रजिया बेगम, लीलावती, राजकुमारी, लवंगलता, हृदय हारणी, हीराबाई, लखनऊ की कब्र। अब जो इनका पूछा जाता है ना, एक तो ये लवंगलता इनका बहुत ज्यादा पूछा जाता है, लीलावती भी पूछा जाता है, रजिया बेगम भी पूछा जाता है, और तारा विशेषतः जो पूछे जाते हैं वो तारा है। चपला की तो ऊपर बात होगी, और लवंगलता आप याद रखिए थोड़ा सा, है ना, ये परीक्षाओं में पूछा हुआ है। प्रसिद्ध कवि और गद्य लेखक पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय ने भी 2 उपन्यास ठेठ हिंदी में लिखे। ठेठ हिंदी का ठाठ और अधखिला फूल पर, ये दोनों पुस्तकें भाषा के नमूने की दृष्टि से लिखी गई, औपन्यासिक कौशल की दृष्टि से नहीं। अब देखिए शुक्ल जी क्या कहते हैं, वो तो इस पुस्तक के माध्यम से हम जान रहे हैं, लेकिन अयोध्या सिंह उपाध्याय के ये दोनों ही उपन्यास परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, आगामी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है, तो अच्छे से याद कर लीजिए। ठेठ हिंदी का ठाठ और अधखिला फूल अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोत के बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। उनकी सबसे पहली लिखी पुस्तक वेनिस का बांका में जैसे भाषा संस्कृतपन की सीमा पर पहुंच गई थी, वैसे ही इन दोनों में ठेठपन की हद दिखाई देती है। इन तीनों पुस्तकों को सामने रखने पर पहला ख्याल वही पैदा होता है जो उपाध्याय जी की क्लिष्ट संस्कृत प्राय भाषा भी लिख सकते हैं और सरल ठेठ हिंदी भी। अधिकतर इसी भाषा वैचित्र्य पर ख्याल जमकर रह जाता है। उपाध्याय जी के साथ ही पंडित लज्जाराम मेहता का भी स्मरण आता है, जो अखबार नवीसी के बीच बीच में पुरानी हिंदू मर्यादा, हिंदू धर्म और हिंदू पारिवारिक व्यवस्था की सुंदरता और समीचीनता दिखाने के लिए छोटे बड़े उपन्यास भी लिखा करते थे। उनके उपन्यासों में प्रमुख हैं धूर्त रसिकलाल, हिंदू गृहस्थ, आदर्श दंपत्ति, बिगड़े का सुधार, आदर्श हिंदू। ये दोनों महाशय वास्तव में उपन्यासकार नहीं, उपाध्याय जी कवि हैं और मेहता जी पुराने अखबार नवीस। अब इनका जो पूछा जाता है ना, किनका जी, पंडित लज्जाराम का जो शुरुआती उपन्यासों में वो पूछा जाता है वो आदर्श दंपत्ति बार बार पूछा जाता है। वैसे धूर्त रसिकलाल और ये सभी आप लाइन लगा सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। आदर्श हिंदू भी है, पर ये सर्वाधिक इम्पोर्टेंट है। अब देखिए मैंने आपको उपन्यास के नोट्स भी दिए हैं ना, शॉर्ट नोट्स, तो उनको भी आप देख लीजिएगा। तो जब प्रारंभिक जो 2-4 उपन्यास हैं उन्हीं की बात यहाँ पे होगी, फिर आगे जब उपन्यासकार अलग से गद्य विधा हम पढ़ेंगे तब बाकी जितने भी उपन्यास के नोट्स मैंने दिए उन सबकी चर्चा हो जाएगी। पर यहाँ पर प्रारंभिक, जैसा मैंने कहा किशोर अवस्था ही है, तो उस समय के
चर्चा हो रही है हिंदी की किशोरावस्था की, ठीक है, हिंदी गद्य की किशोरावस्था की ना, पद्य तो बहुत कुछ लिखा जा चुका है भक्ति काल तक, गद्य की हम बात कर रहे हैं। काव्य कोटि में आने वाले भाव प्रधान उपन्यास जिनमें भावों या मनोविकारों की प्रगल्भ और वेगवती व्यंजना का लक्ष्य प्रदान हो, चलचित्रण या घटना वैचित्र्य का लक्ष्य नहीं। हिंदी में ना देख, बंग भाषा में काफी देख, बाबू बृजनंदन सहाय बीए ने 2 उपन्यास इस ढंग पर प्रस्तुत किए, सौंदर्योपासक और राधाकांत, ठीक है। तो इस तरीके से अब उपन्यास का टॉपिक खत्म हो गया। नाटक और उपन्यास कैसे थे प्रारंभिक रूप में, अनुदित मौलिक हम जान चुके हैं। अब पढ़ेंगे हम छोटी कहानियां, ठीक है। और विद्यार्थियों से मेरा ये निवेदन है कि जिस दिन भी वीडियो नहीं आ पाए या ये वीडियो आप देख लेते हैं, सुन लेते हैं, उसके बाद आप लोग प्लेलिस्ट चेक करिए, ठीक है। प्लेलिस्ट में उपस्थित जो आपके सिलेबस के नाटक, निबंध, कहानियां हैं, वो कहानी की तो नेट वालों की, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा, नेट परीक्षार्थियों के लिए जेआरएफ जो निकालना चाहते हैं, चैनल पे एक भी चीज़ एक्स्ट्रा नहीं है, सब कुछ आपको देखना है, सारे वीडियोज़ आपके लिए हैं। हाँ, जो अलग अलग राज्यों से टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर की, जैसे आरपीएससी राजस्थान से वैकेंसी आई हुई है, वो तैयारी कर रहे हैं, तो आपके नाटक, निबंध वगैरह जो लगे हुए हैं सिलेबस में, उनको आप प्लेलिस्ट चेक करिए। साथ ही साथ नेट परीक्षा के पुराने पेपर लगाते रहिए। आपको ये नहीं देखना है कि 6 महीने बाद पेपर होगा, अभी तो डेट नहीं आई है, अभी तो फॉर्म फिल हो रहे हैं, ये हो रहा है, इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। पुस्तक हम पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, जितना महत्व पुस्तक पढ़ने का है उतना ही प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने का है। और विशेषतः पुराने पेपर इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि जब 1 से 2 बार आप उनको सुनेंगे ना, तो बहुत सी चीज़ें, बहुत सी तथ्य आपको रट जाएंगे और आपको स्वयं पता लगेगा कि किस प्रकार मतलब प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और वापस से लौट के उसी शैली में जा रहे हैं जहाँ पे शुरुआती 2004, 5, 6 में जो पत्र पत्रिकाएं पूछे जाने का प्रचलन था, पिछले 2 पेपरों में वो प्रचलन बढ़ गया है। एक व्याख्यात्मक जो है ये 13 नवंबर 2020 वाला प्रश्न पत्र में प्रस्तुत करना चाह रही हूँ, लेकिन हाँ नहीं हो पा रहा है क्योंकि उसका विश्लेषणात्मक चीज़ें, कितने प्रश्न किस इकाई से आए, ये सब अभी नहीं कर पा रही हूँ। शीघ्र ही जैसे ही उसे पूरा कर लेती हूँ वो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूँगी। अब छोटी कहने का तात्पर्य यह है कि साथ साथ आप प्लेलिस्ट में उपलब्ध अन्य वीडियोस भी देखते रहिए, ठीक है। और छोटी कहानियाँ, जिस प्रकार बाकी जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो आप सभी जानते हैं, सभी प्रतियोगिता टीजीटी पीजीटी सभी में आता है। साथ ही साथ हिंदी साहित्य का सरल इतिहास पुस्तक भी आप पढ़ते रहिएगा, है ना। और आपका बंटी जो उपन्यास है वो शायद देखिए, जब भी कोई अच्छी रचना मैं पढ़ती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि ये कितनी अच्छी है। जब कामायनी को पढ़ा था, कामायनी बहुत अच्छी लगती है। जब अंधायुग को पढ़ते हैं तो लगता है यार इससे अच्छा नहीं लिखा जा सकता। रश्मि रथी को पढ़ते हैं तो लगता है यार बात ही कुछ और है। और जब उर्वशी और पूर्व का संवाद पढ़ते हैं तो लगता है कि यार कोई कैसे इतना अच्छा लिख सकता है। और कामायनी में तो बहुत जगह ऐसे प्रसंग होते हैं जहाँ सोचने पर मजबूर के इतना अच्छा लिख कैसे गए। तो हर रचना का ये है कि वो अच्छी और बहुत अच्छी, जितना जितना पढ़ते जाते हैं उतना ज्ञान बढ़ता जाता है और अच्छी लगती जाती हैं। लेकिन हर रचना किसी ना किसी के दिल के करीब होती है। जैसे कि वर्तमान में प्रासंगिकता की बात करूँ तो आपका बंटी उपन्यास, मुझे लगता है कि जितना ज़्यादा आप उनको शेयर कर सकें, ठीक है, आप अपने फेसबुक से, बहुत से लोग इंस्टाग्राम पे भी होंगे, जगह जगह उसको शेयर कीजिए। मुझे लगता है ऐसे उपन्यासों को, उस उपन्यास की ज़रूरत बहुत है आज के समाज में। हो सकता है कि कोई पेरेंट्स जो आगे अलग होने का डिसीजन लेने वाले हों या जिनके संबंधों में कुछ खटास चल रही हो, वो आपका बंटी पढ़ने के बाद जब अपने संबंधों को विच्छेद करने की सोचें, तो देखिए अगर आप खुश नहीं है तो अलग हो जाने में कोई दिक्कत नहीं, अलग अलग रहिए भैया। ज़रूरी नहीं है एक दूसरे का सिर फोड़ते हुए, एक मानसिक कलेश झेलते हुए पूरी ज़िंदगी काटो। इसका तो मैं सलाह बिल्कुल भी नहीं दूंगी क्योंकि एक ही ज़िंदगी मिली है। लेकिन उस बच्चे का जो हित है वो सबसे पहले होना चाहिए, है ना। आपने ईश्वर ने आपको जिम्मेदारी दी है एक आत्मा को इस संसार में लाने की, तो उसका हित सर्वोपरि आपको ध्यान रखना। हो सकता है कि कोई दूसरा बंटी बनने से बच जाए, तो आपका बंटी उपन्यास जो है उसको आप शेयर करिए अधिक से अधिक लोगों तक, ये मैं आपसे कहना चाहूँगी। खैर आगे बढ़ते, छोटी कहानियाँ। जिस प्रकार गीत गाना और सुनना मनुष्य के स्वभाव के अंतर्गत आता है, उसी प्रकार कथा कहना और सुनना भी। कहानियों का चलन सभ्य असभ्य सब जातियों में चला आ रहा है। जगह उसका समावेश शिष्ट साहित्य के भीतर भी हुआ है। घटना प्रधान और मार्मिक, उनके ये भेद भी बहुत पुराने हैं और इनका मिश्रण भी बृहत कथा, बेताल पच्चीसी, सिंहासन इत्यादि घटनाक्रम में रमाने वाली कथाओं की पुरानी पोथियां हैं। कादम्बरी, माधवनल कामकंदला,
शीत बसंती इत्यादि वृत्त वैचित्र्यपूर्ण होते हुए भी कथा के मार्मिक स्थलों में रमने वाली भाव प्रधान आख्यान। इन दोनों कोटि की कहानियों में एक बड़ा भारी भेद तो यह दिखाई देगा कि प्रथम में इतिवृत्त और प्रभाव मात्र अपेक्षित होता है, पर दूसरी कोटि की कहानियों में भिन्न भिन्न स्थितियों का चित्रण प्रत्यक्षीकरण भी पाया जाता है। आधुनिक ढंग के उपन्यासों और कहानियों के स्वरूप का विकास इसी भेद के आधार पर क्रमशः हुआ है। इस स्वरूप के विकास के लिए बहुत कुछ बातें नाटकों की ली गई हैं, जैसे कथोपकथन, घटनाओं का विन्यास, वैचित्र्य, बाह्य और अभ्यंतर परिस्थितियों का चित्रण तथा उनके अनुरूप भाव व्यंजना। इतिवृत्त का प्रभाव तो उसका मूल रूप था ही, वह तो बना ही रहेगा। इसमें उनमें अंतर इतना ही पड़ा कि पुराने ढंग की कथा कहानियों में कथा का प्रभाव अखंड गति से एक और चलता था, जिसमें घटनाएं पूर्वापर क्रम में जुड़ती सीधी चली जाती थी। पर यूरोप में जो नए ढंग के कथानक नॉवेल के नाम से चले और बंग भाषा में आकर उपन्यास कहलाए, मराठी में वे कादंबरी कहलाने लगे। बाणभट्ट की कादंबरी आपने पढ़ी है ना, संस्कृत और मराठी काफी प्रसिद्ध है। बाणभट्ट की कादंबरी टीजीटी परीक्षा में पूछी जाती है, हिंदी सब्जेक्ट में भी। यूपी में बात कर रही हूँ, उत्तर प्रदेश की। तो अंग्रेजी में क्या नोबल के नाम से चले, बंग भाषा में आकर उपन्यास कहलाए और मराठी में वे कादंबरी कहलाने लगे। वे कथा के भीतर की कोई भी परिस्थिति आरंभ में रखकर चल सकते हैं और उसमें घटनाओं की श्रृंखला लगातार सीधी ना जाकर इधर उधर श्रृंखलाओं से गुम्फित होकर चलती है और अंत में जाकर सबका समाहार हो जाता है। घटनाओं के विन्यास की यह वक्रता और वैचित्र्य उपन्यास और आधुनिक कहानियों की वह प्रत्यक्ष विशेषता जो उन्हें पुराने ढंग की कथा कहानियों से अलग करती है। क्या चीज है वो? इधर उधर तक की श्रृंखलाओं को जोड़कर चलती है, अंत में सबका समाहार हो जाता है। घटनाओं के विन्यास की यह वक्रता और वैचित्र्य उपन्यास और आधुनिक कहानियों की प्रत्यक्ष विशेषता है जो उन्हें पुराने ढंग की कथा कहानियों से अलग करती है। उपयुक्त दृष्टि से पुरानी कहानियों में क्या होता था, अंत में हीरो ही जीतता था, है ना। अंत में जो सीधा और ईश्वर को प्रेम करने वाला बालक या जो पात्र था वो अंत में विजित होता था। आदर्शात्मक कहानी थी, किसी ने गलती करी है, पाप किया है तो उसका प्रायश्चित कर लेता था, वो इस तरीके से थी। लेकिन आधुनिक काल में वक्रतापूर्ण रचनाएं होने लगी, अंत में जाके समाहार होता था। लेकिन कहानियों में ये पेच, है ना, समझ रहे हैं आप, थोड़ी सी अलग विशेषता ली हुई थी, वैचित्र्य था उनमें, वक्रता थी। उपयुक्त दृष्टि से यदि हम देखें तो इंशा की रानी केतकी की कहानी न आधुनिक उपन्यास के अंतर्गत आएगी, न राजा शिव प्रसाद का राजा भोज का सपना या वीर सिंह का वृतांत आधुनिक छोटी कहानी के अंतर्गत। तो ये भी पूछी जाती है, रानी केतकी की पूछी जाती है, इंशा की रानी केतकी की कहानी और शिव प्रसाद का राजा भोज का सपना। अंग्रेजी की मासिक पत्रिकाओं जैसी छोटी छोटी आख्यायिकाएं या कहानियां निकला करती थी पत्रिकाओं में, यहाँ पे आएगा पत्रिकाओं में शब्द आएगा। अंग्रेजी की मासिक पत्रिकाओं में जैसी छोटी छोटी आख्यायिकाएं या आख्यायिकाएं या कहानियां निकली करती थी, वैसी कहानियों की रचना गल्प के नाम से बंग भाषा में चल पड़ी थी। देखिए नई नई चीजें आपको सीखने को मिलेगी। गल्प, है ना, गल्प किसे कहते हैं? गल्प कहानी को गल्प कहाँ कहेंगे? जब बंग भाषा हो जाएगी, है ना। और मराठी में कादंबरी, उपन्यास को क्या कहते हैं? कादंबरी। ये मतलब थोड़ी सी बड़ी कहानी। ये कहानियां जीवन के बड़े मार्मिक और भाव व्यंजक खंड चित्रों को रूप में होती थी। द्वितीय उत्थान की सारी प्रवृत्तियों का आभास लेकर प्रकट होने वाली सरस्वती पत्रिका में इस प्रकार की छोटी कहानियों के दर्शन होने लगे। सरस्वती के प्रथम वर्ष में ही पंडित किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुवती नाम की कहानी छपी, जो मौलिक जान पड़ती है। इसके उपरांत उसमें कहानियां बराबर निकलती नहीं, वे अधिकतर बंग भाषा में अनुदित या छाया लेकर लिखी होती थी। बंग भाषा से अनुवाद करने वालों में इंडियन प्रेस के मैनेजर बाबू गिरिजा कुमार घोष, जो हिंदी कहानियों में अपना नाम लाला पार्वती नंदन देते थे, विशेष उल्लेखनीय है। इसके उपरांत बंग महिला का स्थान है, जो मिर्जापुर निवासी प्रतिष्ठित बंगाली सज्जन बा रामकृष्ण घोष की पुत्री और बाबू पूर्णचंद्र की धर्मपत्नी थी। उन्होंने बहुत सी कहानियों का बंगला से अनुवाद तो किया ही, हिंदी में कुछ मौलिक कहानियां भी लिखी, जिनमें एक थी दुलाई वाली, जो संवत 1964 में सरस्वती में प्रकाशित हुई। कहानियों का आरंभ यहाँ से कहाँ से मानना चाहिए, ये देखने के लिए सरस्वती के प्रकाशित कुछ मौलिक कहानियों के नाम वर्ष नीचे दिए जाते हैं। अब ये संवत है, अब आप इनको सन में बदल कर ही देखें, है ना। इंदुमती, ये देखिए, ये सारी आपको याद रखनी है, ठीक है, इसमें कोई भी कटौती नहीं करें। इंदुमती और गुलबहार किशोरीलाल गोस्वामी की है। प्लेग की चुड़ैल मास्टर भगवान दास की है। 11 वर्ष का समय
शुक्ल जी ने स्वयं लिखी है, पंडित और पंडितानी गिरिजादत्त वाजपेयी ने लिखी और दुलाई वाली बंग महिला ने। इनमें से यदि मार्मिकता की दृष्टि और भाव प्रदान कहानियों को चुने तो 3 मिलती हैं, इंदुमती, 11 वर्ष का समय और दुलाई वाली। यदि इंदुमती किसी बंगला कहानी की छाया नहीं है तो हिंदी की पहली मौलिक कहानी ठहरती है। उसके उपरांत 11 वर्ष का समय और फिर दुलाई वाली का नंबर आता है। तो अपनी कहानी को वो पहली कहानी मानते हैं शुक्ल जी।